हेलो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। आप इस फोटो में देख सकते हैं ये क्या है। ये नोट्स हैं, पैसा है। इस चैप्टर में हम पैसे की ही बात करेंगे कि हम पैसे किस फॉर्म में रख सकते हैं, पैसा है क्या, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और वो हमारे पास कहाँ से आता है और हम उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक, मनी है क्या, पैसा है क्या। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा बार्टर सिस्टम। ये एक सिस्टम था जो बहुत पहले यूज़ होता था, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक होगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हम आज मनी को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, कॉइन्स के फॉर्म में, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, हम सब के बारे में स्टडी करेंगे। अगला होगा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। हमें अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं या कहीं और से हम पैसे उधार लेते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्रेडिट सिचुएशंस, कि जब हम लोन लेते हैं वो कभी कभार हमें नुकसान भी कर जाता है और हमें फ़ायदा भी करता है। ये डिपेंड करता है रिस्क पे और हमारे लक पे एक्चुअली। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं बैंक हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पैसा क्या है। अब हम नॉर्मल लाइफ में अगर हमसे कोई पूछे कि पैसा क्या है, हम कहते हैं कि पैसा कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ और ले सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे एक पेन चाहिए तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा और मैं उसको सपोज़ 10 रुपीज़ का पेन चाहिए तो मैं उसको 10 रुपीज़ का नोट दूंगा और वो मुझको पेन देगा। समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, सर्विस एंड एक्सचेंज ऑफ गुड इज़ मनी। मेरे पास पैसा है, जो मुझे चाहिए मैं उसको आसानी से ले सकता हूँ। तभी अ पर्सन हैविंग मनी इन हैंड can easily exchange it for any commodity or service that he or she wants. That is why everyone prefer to receive payment in the form of money. अब सपोज़ मैं कहीं काम करता हूँ और मुझे अपनी सैलरी चाहिए, तो मुझे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम करता हूँ वो ऐसा तो नहीं है कि मुझे सैलरी दे देगी इन द फॉर्म ऑफ लाइक 10 किलो आटा, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं एक्सेप्ट करूँगा कि अगर वो मुझे कैश दे या फिर मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मनी डाले, कि मैं उसको किसी भी और चीज़ से एक्सचेंज कर सकता हूँ, तभी मैं दैट इज़ वाई एवरी वन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश। एट लास्ट, मनी है क्या? मनी एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Hence, money is the medium of exchange, जिससे हम दूसरी चीज़ें लेते हैं, हम अपने गुड्स एक्सचेंज करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? मनी, पैसा। आइए अगला टॉपिक होगा हमारा बार्टर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बार्टर सिस्टम बहुत पहले एक सिस्टम था जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते थे, हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे मनी के बिना, पैसे के बिना। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक बंदा है, इसके पास बनाना है, और ये एक बंदा है, इसके पास एक बफेलो है। तो सपोज इस बंदे को बफेलो चाहिए और इस बंदे को बनाना चाहिए, तो फिर ये वाला जो बंदा था ये बफेलो ले जाएगा और ये वाला बंदा बनाना। तो इसको विदाउट द यूज़ ऑफ मनी हमने गुड्स को एक्सचेंज किया, तो इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। पर ये जो बार्टर सिस्टम था इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सपोज़ इस बंदे के पास केला है पर इसको तो चाहिए पर इसको चाहिए आटा, और इसके पास काऊ है और इसको चाहिए शूज़, तो ये दोनों आपस में डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपना एक राइट बंदा ढूंढना होगा जिसको केला चाहिए और जिसके पास बफेलो है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक केस स्टडी है शू मैन्युफैक्चरर की। एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास शूज़ हैं और उसको वीट चाहिए, और एक और बंदा है वो फार्मर है, उसके पास वीट है पर उसको शूज़ तो नहीं चाहिए, उसको चाहिए वो लकड़ी। और एक जो लकड़हारा है, वुड कटर है,
उसको उसके पास वुड है पर उसको शूज़ चाहिए। तो इसलिए अब ये तीनों आपस में डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए पर उसके पास कुछ और है, या फिर किसी के पास कुछ और है और उसको कुछ और चाहिए। तो इसलिए ये तीनों आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक कोई अलग बंदा ढूंढना होगा जो इस पर्पस को सॉल्व करे। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इस प्रॉब्लम की वजह से ये बाटा सिस्टम ख़त्म हुआ और क्या इन्वेंट हुआ? मनी, पैसा। आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो मनी है हम उसको आजकल 4 टाइप्स में डिफ़ाइन करते हैं। मनी को हम इन द फॉर्म ऑफ कैश रख सकते हैं, जैसे हमारे घर पे नोट होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो वो कैश है। फिर होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जैसे कि इसको बोलते हैं हम एक्चुअली प्लास्टिक मनी। और होता है डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। और होता है चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट हम एक चेक पे लिखते हैं अपने बैंक अकाउंट के बारे में और हमने किसको पैसा देना है। चेक अमाउंट की लिमिट नहीं होती, तो इसलिए हम जितना पैसा चाहें हम किसी को दे सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। इस फोटो में हम देखते हैं ये सारे प्लास्टिक मनी हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये एक चेक है, ये कैश है। आइए सबके बारे में स्टडी करते हैं। पहला है कैश। मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड नोट्स इज कॉल्ड कैश। एग्जाम्पल है $100 का नोट, ₹1 का कॉइन, ये कैश है। फिर आइए पढ़ते हैं डिपॉजिट्स क्या होते हैं। सपोज़ मैं हर महीने सेविंग्स करता हूँ, लाइक एक महीने में सपोज़ मैंने 10,000 रुपीज़ सेव किए, फिर अगले महीने भी मैंने 10,000 रुपीज़ सेव किए। तो ये पैसा जब मेरे पास इकट्ठा होता रहेगा तब मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी कि पैसा रखूँ कहाँ पे, और थोड़ा मेरे माइंड में डर भी रहेगा कि यार अगर चोरी हो गई तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक बैंक अकाउंट में जाके एक अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो हम अपना पैसा वहाँ रख सकते हैं और वो सेफ़ भी रहेगा। तो हम अपना जो पैसा है एक्चुअली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिपॉजिट के 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो होता है जैसे मैंने अपना अकाउंट खोला और मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, तो बैंक मुझको थोड़ा थोड़ा उस पर इंटरेस्ट लगाता मुझे उस पर इंटरेस्ट देगा। तो हो सकता है कि जब मैं अगली बार जाऊं तो वो पैसा मेरा 10,500 हो, तो क्योंकि जो बैंक ने मुझको इंटरेस्ट दिया, मैं वो पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ, कभी भी डाल सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि मेरी डिमांड के ऊपर है, जो जितनी मुझको डिमांड है मैं उतना पैसा निकाल लूँगा ATM से। और अगला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में मैं जब चाहूँ पैसा नहीं ले सकता। सपोज़ मेरे पास 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो मैंने वो बैंक को दे दिए और मैंने कहा कि मैं 5 साल बाद इस पैसे को निकालूंगा। तो बैंक उसको इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रख लेगा। हम उसको जनरल डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं उसको FD। जैसे कि एक कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने 5 लाख की FD करा ली। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो एक्चुअली। तो इसमें वन कैन डिपॉजिट द सेविंग्स इन द बैंक फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ ईयर्स एंड अर्न ग्रेटर इंटरेस्ट दैन अर्न इन डिमांड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना हमें डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में उससे ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हमारे पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इससे हमें भी फ़ायदा होता है, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और वो सेफ़ भी रहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। जो बंदा एक बैंक में अकाउंट ओपन करता है, उसको एक कार्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। इसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो फिर जो बैंक अकाउंट खोलेगा वो उस कार्ड को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे कि सपोज़ मैं एक शॉप पे गया अपनी शर्ट ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब मुझे शर्ट मुझे पसंद आ गई और जब मैं बिल कॉर्नर पे गया तो वहाँ पे मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड निकाला, उसको दिया और उसने स्वाइप करके उस मेरे अकाउंट में से डायरेक्टली पैसे निकाल लिए। तो इससे मेरे अकाउंट से पैसे कम हो गए और उसके पास पैसे चले गए। तो ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज था, इसलिए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगला है चेक। जो बंदा बैंक में अकाउंट ओपन करता है, उसको
चेक बुक दी जाती है आफ्टर आफ्टर क्रॉसिंग अ लिमिट, कि जब इतना पैसा आ गया तो ठीक है आप चेक बुक ले सकते हैं। तो उसको एक चेक बुक दी जाती है। उसके अंदर उस बंदे के पास फ्रीडम है कि वो किसी को भी, जैसे सपोज़ मुझको एक बंदे को 1 लाख रुपीज़ देने हैं, तो मैं उसको ईदर इन द फॉर्म ऑफ लाइक कैश दूँ, मुझे डर रहेगा कि भाई किसी ने इतना सारा पैसा देख लिया तो वो चोरी ना कर ले, तो इसलिए मैं एक चेक बना सकता हूँ। चेक में मैं लिख दूँगा कि इतना पैसा इसको देना है, तो वो एक छोटा सा पेपर भी होगा, मुझे कोई डर भी नहीं होगा। सो इसलिए चेक क्या है, क्या एक्चुअली चेक इज़ अ टाइप ऑफ पेपर which instructs the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। मतलब कि ये बैंक को कहता है, जो चेक है वो बैंक को कहता है कि भाई इस बंदे को पैसा दे दो जितना मैंने पैसा लिखा है मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो आइए एक चेक का लेआउट देखते हैं। ये एक नॉर्मल चेक है। यहाँ पे हमारा लिखा होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे बैंक का नेम लिखा होगा, या नीचे बैंक का एड्रेस, और यहाँ पे होता है मेरा नाम, मेरी बैंक की डिटेल्स। यहाँ पे यहाँ पे मैंने जिसको पैसा देना है उसका नाम आएगा। जैसे कि सपोज़ मैंने किसी को 1 लाख रुपीज़ देने हैं, तो यहाँ पे मैंने जिसको देने हैं, जैसे कि वो एक कॉरपोरेशन भी हो सकती है, जैसे कि लिवाइस जीन्स कॉरपोरेशन, मैंने उसको पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 1000 रुपीज़। और यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखूँगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में, और यहाँ नीचे अपने साइन करके या डेट डाल के मैं उसको चेक दे दूँगा। तो वो कभी भी इस चेक को जाके इन कैश करा सकता है, उसके पास पैसा आ जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। पर जो चेक होता है वो 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। अगर उस कॉरपोरेशन ने उसको 3 मंथ्स के अंदर यूज़ नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएगा, ना मेरे पैसे कटेंगे और ना उसको पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये उसकी ड्यूटी होती है कि उसको चेक इन कैश विद इन 3 मंथ्स कराना है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। हमने सुना है कि किसी ने बैंक से लोन लिया क्योंकि उसको ज़रूरत थी। अब बैंक ऐसे लोन किसको देता है और किस कंडीशंस पे देता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब लोग बैंक में जाते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करा देते हैं, बैंक उसका कुछ हिस्सा यूज़ करता है फॉर गिविंग लोन टू समवन। तो बैंक मीडिएट करता है, कम्युनिकेट करता है उनके बीच में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो सेविंग्स करना चाहता है, और जिसको पैसे की ज़रूरत है। जो बैंक है जो लोन लेता है, बैंक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और हमें जैसे सपोज़ हमने डिमांड डिपॉजिट पे जो पैसे हमने रखे हैं और हमें इंटरेस्ट उस पर थोड़ा कम मिलता है, तो फिर जो डिफरेंस हुआ जितना बैंक बोरोवर से लेता है और जितना हमें देता, जितना डिमांड डिपॉजिट वालों को देता है, तो उस डिफरेंस में बैंक की कमाई होती है। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर्स इज़ द इनकम फॉर द बैंक। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट सिचुएशंस। जब हम लोन लेते हैं हमें फ़ायदे भी हो जाते हैं, कभी हमें नुकसान भी हो जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्रेडिट है क्या। क्रेडिट लोन ही होता है। Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money in return of promise of future payment, कि फ्यूचर में तू मुझे ये पैसा वापस देगा, इसलिए मैं तुझे आज ये पैसा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम 2 केस के बारे में स्टडी करते हैं। आइए, पहला केस, एक फार्मर है, उसने लोन लिया, लेंडर से लिया या फिर बैंक से लिया, और उसने लोन लिया कि वो अपने इनपुट्स ले सके हार्वेस्टिंग के लिए या सोइंग के लिए, फर्टिलाइज़र ले सके, सीड्स ले सके। उसने उसके लिए लोन लिया और उसने सीड्स ले लिए, उसने ज़मीन में उगा दिए। पर उस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो उसकी क्रॉप ख़राब हो गई। अब उसको बैंक या फिर मनी लेंडर को तो अपनी पेमेंट करनी है और उसके पास कोई सोर्स है नहीं, तो इसलिए अब वो बहुत परेशान है। और जब ये परेशानी आती है, जब ये सिचुएशन आती है जिसमें जो बोरोवर होता है वो अपना पैसा वापस उसको नहीं दे पाता, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम, उसकी टर्म होती है डेब्ट ट्रैप। तो अब वो बंदा डेब्ट ट्रैप में है, तो इस सिचुएशन में लोन ने उसको हेल्प नहीं किया। पर हम एक और केस स्टडी पढ़ते हैं। एक फार्मर है, उसने लोन लिया इनपुट्स लेने के लिए एक लेंडर से,
और उस साल बारिश अच्छी हुई, खेती उसकी अच्छी आ गई, और उसने जो उसका हार्वेस्ट था उसको एक अच्छे प्रॉफिट पे बेचा, और जिससे उसने लोन लिया था उसको वापस कर दिया और उसको प्रॉफिट भी हो गया। तो इस पूरी सिचुएशन में उसको लोन लेने से फ़ायदा हुआ। तो लोन से हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये हमें सोच समझ के लोन लेना चाहिए। तो इसलिए इट इज़ ऑल द गेम ऑफ रिस्क। सो जो क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, गंदी भी होती हैं। लोन जो होता है वो लोगों को फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लाइक इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बैंक है, हम लोन लेने से पहले बैंक हमसे क्या क्या मांगता है। बैंक हमसे नॉर्मली 4 चीज़ें मांगता है। पहली चीज़ इंटरेस्ट रेट, कि बैंक कहता है कि अगर सपोज़ मुझको 10 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट रेट लगाया 10%, तो जो बोरोवर है, जो मैं हूँ, मुझे मतलब जितना टाइम पीरियड होगा, मुझे उस टाइम के अंदर बैंक को 10 लाख रुपीज़ जो मैंने उनसे लिए है वो तो वापस देने ही हैं, साथ में उसका 10% भी देना है। तो मेरे लिए टोटल 11 लाख रुपीज़ हो गए। तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इज कोलेट्रल। बैंक कहता है कि सपोज़ तुम मुझे पैसा वापस ना दे पाए तो मैं तो लॉस में चला गया, तो मुझे भी तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी दो कि अगर तुम पैसा वापस नहीं कर पाए तो मैं उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करूं। सो कोलेट्रल क्या है? एक सिक्योरिटी है जो हम बैंक को देते हैं कि अगर हम पैसा नहीं पे कर पाए तो आपके पास राइट है, आप उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करें। इसमें हम कोलेट्रल में क्या क्या हम बैंक को दे सकते हैं। कोई सपोज़ मेरे पास लैंड है, मैं उस लैंड के पेपर्स दे सकता हूँ। मेरे किसी बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉजिट है, मैं उसको उसके पेपर्स दे सकता हूँ। तो इसको कहते हैं कोलेट्रल। फिर है डॉक्यूमेंट्स। बैंक हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, सैलरी स्लिप्स, कि बैंक इंश्योर करता है कि जो बोरोवर है वो मुझे पैसा वापस दे भी सकता है या नहीं। तो मेरी सैलरी स्लिप्स मांगता है, और मेरे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। हो सकता है कि बैंक ये भी कंफर्म करता है कि जो बोरोवर है उसकी परमानेंट नौकरी है या नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि वो जो बोरोवर है वो काम करने में अच्छा नहीं है और वो बार बार नौकरी से निकाला जाता है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो शायद से वो लोन रीपे ना कर पाए। तो बैंक अपनी सेफ साइड भी हर चीज़ लेके चलता है। तो बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं, हमें बैंक को वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। अगला है मोड ऑफ रीपेमेंट। बैंक हमसे पूछता है कि सपोज़ मैंने बैंक से 10 लाख रुपीज़ लिए, बैंक हमसे पूछेगा कि आप एक तो कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो या तो आप 3 साल बाद पूरा हमें पैसा इकट्ठे वापस कर दें। जैसे मैंने 10 लाख रुपीज़ लिए थे तो इंटरेस्ट रेट लगा के 11 लाख, तो आप हमें 11 लाख रुपीज़ वापस कर दीजिए। या फिर आप पर मंथ मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करिए, जैसे कि मैंने पर मंथ बैंक को 12,000 रुपीज़ दे दिए। तो ऐसे 1 साल में, 2 साल में, धीरे धीरे वो 3 साल में, 5 साल में वो पेमेंट मेरी रिकवर होगी और धीरे धीरे बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। सो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई email address is contact.divyamgupta@gmail.com. Feel free to ask any doubt. Thank you for watching. Please watch second part also. It has the left out topics, that is formal and informal sectors of credit and SHG, self-help groups. Please watch. Thank you.